नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग बाजार के इस नए कार्यक्रम टुडे न्यूज एनालिसिस यानी टीएनए में, जहां चर्चा करेंगे कल तक के बने महत्वपूर्ण घटनाओं से बने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का और करेंगे उनका विश्लेषण। देखेंगे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना आवश्यक है। तो चलिए आज का चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ हेडलाइंस। कौन है नेल्सी पेलोसी? चीन को क्यों है इससे आपत्ति? 44वें चेस ओलंपियाड का शुभंकर क्या है? क्यों है इस बार ये इवेंट खास? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस क्यों है खास? आदि विषयों पर करेंगे चर्चा। लेकिन इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उसे भी इस सेशन में आमंत्रित करिए। तो चलिए आज का विश्लेषण शुरू करते हैं। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने एक औद्योगिक नीति विधेयक पर पास करी है। उसमें उन्होंने कितनी राशि खर्च करने की अनुशंसा की है। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने एक औद्योगिक नीति को पास किया जिसके अंतर्गत उन्होंने 280 बिलियन डॉलर खर्च करने की राशि अनुशंसा करी है। क्या है इसके पीछे की कहानी, तो चर्चा करते हैं साथियों। इसके पीछे मेन मकसद है चीन के औद्योगिक नीति को काउंटर करना। अमेरिकी सीनेट ने 280 बिलियन डॉलर निवेश कर अपने यहाँ चीन का जो उद्योग प्रभाव बढ़ता जा रहा है उसको काउंटर करने के लिए अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग को और ज़्यादा डेवलप करें, इसके लिए उन्होंने 280 बिलियन डॉलर का निवेश करने की एक नीति बनाई है। क्या है इसके पीछे की कहानी, तो चलिए विस्तार में समझते हैं। चीन के अनुसार, चीन का कहना है कि वन चाइना पॉलिसी के अनुसार ताइवान चीन का अभिन्न अंग है, जिसको कि पूरी दुनिया लगभग मान चुकी है। भारत भी इसको मानता है और अमेरिका भी इसको मानती है। अब हुआ क्या कि अभी कुछ दिन पहले जो रिपोर्ट आई है कि अमेरिका की हाउस ऑफ कॉमन्स की एक लेडी ने नेल्सी पेलोसी ने, जैसे अपने यहाँ की लोकसभा है उसी तरह से अमेरिका में हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहां की एक मेंबर नेल्सी पेलोसी को ताइवान जाना तय हुआ है, जिनका ताइवान जाना तय हुआ है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने कहा कि अगर आपकी हाउस ऑफ कॉमन्स यानी नेल्सी पेलोसी ताइवान आएगी तो कुछ दुर्घटना हो सकती है। इन्होंने एक धमकी भरे लहजे में अमेरिका को चेता दिया। इनका कहना है कि ताइवान चीन का हिस्सा है, अगर ताइवान पे कोई बाहरी व्यक्ति इस तरह से आता है तो फिर इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। चूंकि ताइवान के यहाँ विकास क्रम अच्छा है, ह्यूमन इंडेक्स भी काफी अच्छा है, काफी तेजी से इमर्जिंग स्टेट वो बन रहा है, स्टेट कहिए या कंट्री कहिए, वो इमर्ज काफी तेजी से कर रहा है। तो अमेरिका की ये शुरू से प्रवृत्ति रही है कि जहां भी झगड़ा होगा अमेरिका वहां पे टांग अड़ाने के लिए आ जाएगा। एक नंबर का वो व्यापारिक कंट्री है तो उसको अपना हथियार बेचना है। अमेरिका क्या किया, शुरू से ही ताइवान को अपने हथियार बेचता चला गया। जिस तरह से अपने यहाँ विभाजन के बाद वो पाकिस्तान को लगातार हथियार बेच रहा है, इवन F-16 भी वो पाकिस्तान को दिया हुआ है। तो चीन का कहना है कि ताइवान हमारा है तो आप अपने यहाँ ताइवान में उसको मत भेजिए। चीन अपने उद्योग को इतना मजबूत कर चुका है कि उसे पता है कि अगर चीन अपने उद्योग को रोक देता है या उसको नियंत्रित कर लेता है तो अमेरिका पस्त हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं अमेरिका की निर्भरता भी चीन पर है। इसी बात को लेकर के चीन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जो लगभग 2.5 घंटे तक चली थी, उसमें उन्होंने अमेरिका को पूरी तरह से धमका दिया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को पूरी तरह से उन्होंने धमका दिया कि अगर ऐसा होता है तो फिर ये अच्छा अंजाम नहीं होगा। साथियों, अमेरिका वन चाइना पॉलिसी को मानता है, फिर भी वह यह चाह रहा है कि स्थिति जो अभी बनी हुई है, यानी ताइवान जो अपना अलग शासन कर रहा है और चीन की जो अपनी अलग पॉलिसी है या अलग शासन कर रहा है, ये यथास्थिति बनी रहे। ऐसा ही वो यूक्रेन और रशिया के बीच चाह रहा था कि स्थिति जो बनी हुई है, मतलब रशिया अलग है यूक्रेन अलग है, वो इसको इस तरह से वो चाहता था, लेकिन जो अभी संभव है नहीं। शुरू में तो जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि अब कुछ दिन के बाद ताइवान पर भी चाइना का अटैक हो जाएगा। लेकिन चूंकि चाइना बहुत कैलकुलेटिव कंट्री है, उन्होंने पहले भांप लिया कि जब रशिया उतना शक्तिशाली देश होके जो चाइना से सैन्य ताकत में काफी बड़ा है, जो युद्ध को अभी 5 महीने तक चल रहा है लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, रूस ने पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया, तो चाइना ये सोच रहा है कि वो अपनी क्षमताओं को और विकसित करेगा ताकि अगर वो इस तरह की गतिविधि करे या कभी ताइवान पे इन्वेजन करे तो वो उधर से अमेरिका को भी काउंटर कर सके। इसी बात को ध्यान रखते हुए अमेरिकी सीनेट ने अपने यहाँ पे इंडस्ट्री को और ज्यादा डेवलप करने के लिए ये 280 बिलियन डॉलर
निवेश करने की योजना बनाई है। भविष्य में भारत भी अगर अपनी शक्तियों को इस तरह से मजबूत करता है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, तो हो सकता है कि भविष्य में भारत भी पाकिस्तान को और बांग्लादेश को अपने में मिला ले, वो भी भारत का हिस्सा बन जाए। उसके लिए भारत को अपनी आर्थिक स्थिति को काफी मजबूत करना होगा, अपने यहाँ पे उद्योग धंधे और अपने सैनिकों को, अपनी सैन्य शक्ति को और मजबूत करना होगा। स्थिति अब यह है कि अमेरिकी सेना इस बात को लेकर के चिंतित है कि वो नेल्सी पेलोसी को किस तरह से ताइवान में भेजे और उसे सुरक्षित लेकर के अपने देश में आ जाए। तो ये कुछ घटनाक्रम चल रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसे चाहे तो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें जो हमने फ्लो में कही हैं, आप उसे पॉज करके या फिर वीडियो को स्लो करके आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, 44वें चेस ओलंपियाड 2022 का शुभंकर क्या है? साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि चेन्नई में 44वें चेस ओलंपियाड 2022 का शुभारंभ हो चुका है 28 जुलाई को ही। तो इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है थम्बी। सबसे खास बात यह है कि इस इवेंट में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस तरह से ओलंपिक में मसाल इवेंट होता है, मसाल जलाया जाता है, उसी तरह से पहली बार इस चेस ओलंपियाड में मसाल इवेंट हुआ है, यानी मसाल को जलाया गया, मसाल को लेकर के दौड़ा गया है। इसे 19 जून को, मतलब ये मसाल इवेंट यानी टॉर्च लाइटिंग को 19 जून को ये शुरू किया गया था। 19 जून को ये शुरू किया गया था। ये कहां शुरू किया गया था? तो ये दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसको शुरू किया गया था और ये भारत के कुल 75 शहरों में कुल 40 दिनों तक ये मसाल लेकर के घुमा जाएगा। इसी के दरमियान ये खास करके लेह में और श्रीनगर में भी ये मसाल जाएगी। इसी बात पर आपत्ति जताते हुए पाकिस्तान ने अपने खिलाड़ियों को जिन्हें भारत आना था इस चेस ओलंपियाड में हिस्सा लेने के लिए, उन्हें यहां आने से रोक दिया है। उनका कहना है कि चूंकि श्रीनगर एक विवादित क्षेत्र है, तो आप इसमें ये मसाल लेकर के जो आपने इवेंट किया ये अनुचित है, तो हम अपने खिलाड़ियों को वहां नहीं भेजेंगे। खैर, वो उनका मसला है, उनके यहाँ तो स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वो अपने खिलाड़ियों को यहां भेज सके। खैर, द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी FIDC जो इसका आयोजन करती है, वो इस बार इसको ये भारत में ऑर्गेनाइज हो रहा है। अगर हम इसके पीछे कुछ इतिहास की बात करें तो सबसे पहला ओलंपियाड जो 1924 में जो ओलंपिक पेरिस में हुआ था, उसके कुछ दिनों बाद ही ये शुरू हुआ, जो अनऑफिशियल था, मतलब वो कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं था। ये कब शुरू हुआ था? तो 20 जुलाई 1924 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो 20 जुलाई 1924 को पहला ओलंपियाड ये चेस का आयोजन हुआ था, जो अनऑफिशियल था। इसके बाद से इसे आधिकारिक रूप से 1927 से शुरू कर दिया गया। 1927 से ये आधिकारिक रूप से चला और उसके बाद 1950 के बाद से ये प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में होने लगा। 1950 के बाद से ये प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में ये होने लगा। ठीक है, 2022 का इवेंट भारत चेन्नई में हो रहा है। 2024 यानी 45वां चेस का जो इवेंट होगा वो हंगरी में होगा। इस मैच में भारत के कुल 6 टीम शामिल होंगे, यानी भारत के 6 टीम के इसमें शामिल होंगे और इस इवेंट में दुनिया के लगभग 190 देश के खिलाड़ी शामिल होंगे, जिनकी संख्या लगभग 2500 से ज्यादा है, यानी लगभग 2500 खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। तो साथियों, ये बहुत बड़ा इवेंट है। इससे जुड़े जो भी टॉपिक होंगे आप उसे निश्चित रूप से नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, चाहे फिर वो 1 डे एग्जाम हो या फिर वो आंसर राइटिंग वाला एग्जाम हो या फिर मेंस एग्जाम जिनमें आंसर राइटिंग लिखा जाता है, या स्टेट PCS हो या UPSC हो। हर दृष्टिकोण से ये इवेंट काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये था हमारा दूसरा प्रश्न। चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू करी है? हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने एक योजना शुरू करी है, जिसके अंतर्गत उन्होंने 1 से लेकर के 5 क्लास तक के बच्चों को, यानी 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को नाश्ता देने का एक योजना शुरू करी है। ये तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू करी गई है। तमिलनाडु सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 में के दौरान राज्य भर के जो भी प्राइमरी स्कूल हैं, सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें तकरीबन 1.14 लाख स्टूडेंट्स को, बच्चों को
नाश्ता देने का एक योजना शुरू करी है, जिसके तहत सप्ताह में अलग अलग दिन अलग अलग तरह के नाश्ते दिए जाएंगे। किसी दिन उनको बाजरा का कुछ दिया जाएगा और फिर वहाँ के जो क्षेत्रीय डिश हैं वो दिया जाएगा जो न्यूट्रिशियस हो, जो बच्चों में पोषक वृद्धि कर सके। इसके तहत प्रथम चरण में, ये पहला फेज अभी लागू किया जा रहा है, तो इसके तहत प्रथम चरण में यानी पहले फेज में 33.56 करोड़ रुपए की अनुशंसा करी गई है। मतलब 33.56 करोड़ रुपए इस इवेंट में खर्च किए जाएंगे प्रथम चरण में। अन्य जानकारी में बता दें कि तमिलनाडु ही एक ऐसा राज्य था जो देश में पहले, जो अभी मिड डे मील योजना देश में चल रही है, उसको लागू करने वाला अपने यहाँ पहला राज्य तमिलनाडु ही था। तो मिड डे मील की योजना पहली बार तमिलनाडु में ही शुरू करी गई थी। यह है हमारा आज का तीसरा प्रश्न। चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। हमारा आज का चौथा प्रश्न है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है और आजकल के एग्जाम में निश्चित रूप से डे से दिवस वाला क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आता है, चाहे फिर वो वन डे एग्जाम हो या फिर बड़े एग्जाम का पीटी का प्रश्न हो, तो उसमें डे से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि ये दिवस कब मनाया जाता है या इस दिवस का थीम क्या था। इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 जुलाई को। विश्व प्रकृति दिवस मनाने का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य यह है कि जो जानवर या जो वनस्पति जो विलुप्त होने के कगार पर है, उन्हें संरक्षित किया जाए, उन्हें विलुप्त होने से बचाया जाए, ताकि पर्यावरण का जो पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ वो सुरक्षित रूप से चलता रहे। इसी को जागरूकता फैलाने के लिए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 को जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स बंद पर रोक लगा दी थी, उसी को बात ध्यान में रखते हुए जो इस वर्ष का थीम इन्होंने रखा है, तो इस वर्ष का थीम इन्होंने रखा है कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। इस वर्ष का थीम है कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। क्योंकि प्लास्टिक को इस बार सरकार बैन कर दी है, तो उसी को बात में ध्यान रखते हुए कि प्लास्टिक जो बहुत ज्यादा कचरा फैलता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होती है, उसको ध्यान रखते हुए इस वर्ष का थीम कट डाउन ऑन प्लास्टिक रखा गया है। ये था हमारा आज का चौथा प्रश्न। चलते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा आज का पांचवा प्रश्न है, हाल ही में होने वाला एशिया कप अब कहां आयोजित किया जाएगा? साथियों, अगस्त लास्ट और सितंबर के फर्स्ट वीक में एशिया कप आयोजन होने वाला है, यानी 27 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर तक। 27 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर तक एशिया कप आयोजित होने वाला था। ये होने वाला था श्रीलंका में पहले, लेकिन श्रीलंका की चूंकि स्थिति अभी ठीक नहीं है, वहां पे आर्थिक संकट आया हुआ है, लोग जगह जगह विद्रोह कर रहे हैं, सरकार भी अभी ठीक तरीके से वहां काम नहीं कर पा रही है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए एशियाई क्रिकेट परिषद ने इस टूर्नामेंट को श्रीलंका से बदल करके अब यूएई में आयोजित करने का फैसला लिया हुआ है। ठीक है, इस इवेंट में पहले जो श्रीलंका में होने वाला था, अब वो कहां होगा? यूएई में। यह एक T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, जो 27 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर तक खेलेगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपने दोस्तों को भी ये सेशन शेयर करें, उन्हें भी इस चैनल में आमंत्रित करिए। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।